ईरान, अमेरिका और इसराइल। आखिर इन सब की लड़ाई है किस बात पर? दुनिया में 50 से ज्यादा इस्लामी ममालिक हैं, लेकिन इसराइल सबको छोड़ के सिर्फ ईरान के पीछे क्यों पड़ा है? क्या ये सिर्फ सियासत है या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है? ईरान और अमेरिका की इस जंग को समझने के लिए हमें पूरा पीछे जाना होगा। दूसरी जंग अजीम के दौरान दुनिया एक ऐसी आग में जल रही थी जिसमें हर मुल्क को एक फैसला करना था, या तो वो बरतानिया का साथ दे या फिर हिटलर का। ज्यादातर ममालिक ने बरतानिया का साथ दिया, लेकिन उस वक्त ईरान के बादशाह ने एक ऐसा फैसला किया जिसने सारी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। ईरान के बादशाह ने बरतानिया की बजाय हिटलर के साथ अपने ताल्लुकात मजबूत करना शुरू कर दिए। बरतानिया की नज़र में ये सिर्फ एक सियासी फैसला नहीं था, बल्कि एक बराह रास्त चैलेंज था। और फिर वो हुआ जो तारीख के सफ़ों में बड़ी तब्दीली के तौर पर लिखा गया। बरतानिया ने अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर दिया और बहुत कम वक्त में पूरे ईरान पर अपना कंट्रोल कायम कर लिया। ये देखकर ईरान के बादशाह ने बरतानिया के सामने सरेंडर कर दिया और अपनी बादशाहत की भीख मांगने लगा। लेकिन बरतानिया ने इस मौके को सिर्फ एक समझौता नहीं बनाया, बल्कि एक बड़ी सियासी तब्दीली का आगाज कर दिया। बरतानिया ने कहा, ठीक है, लेकिन हमारी एक शर्त है, तुम्हें ईरान के तख्त से हटना होगा और तुम्हें अपने 22 साला जवान बेटे को ईरान का नया बादशाह बनाना होगा, क्योंकि इसका ये बेटा रजा शाह पहलवी बरतानिया का वफादार था। और फिर इक़्तिदार संभाला एक ऐसे नौजवान ने जो मगरबी तर्ज फिक्र से बहुत मुतासिर था और चाहता था ईरान को भी यूरोप की तरह जदीद और सेकुलर रियासत बनाया जाए। इस दौर में ईरान में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां शुरू हुई। मजहब और रवायात से जुड़े कई कवानीन को रियासती सतह पर महदूद किया जाने लगा और मुआशरे में एक नए मॉडर्नाइजेशन का दौर शुरू हुआ। मजहबी अदारों के असर को कम करने की कोशिशें शुरू हुई और मुल्क में एक नई समाजी साख्त बनाने का अमल शुरू हुआ। हिजाब पर पाबंदी लगा दी गई और कई मसाजिद और मदारिस को बंद किया जाने लगा। लेकिन ये तब्दीलियां ईरान के अंदर एक गहरी तकसीम पैदा कर रही थी और दूसरी तरफ मजहबी तबके के अंदर ये बात गहरी होती जा रही थी कि नई पॉलिसियों ने ईरान की असल साख्त को बदल दिया है। इस दौरान मुल्क के बड़े मजहबी उलमा हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे, मसाजिद में खुतबात बदलने लगे और मदारिस में एक नई मज़ाहमती सोच जन्म लेने लगी। ये सिर्फ एक सियासी इख्तलाफ नहीं था, बल्कि नजरियाती टकराव बन चुका था। और इन्हीं हालात में एक ऐसा नाम सामने आ रहा था जो आने वाले वक्त में इस पूरे सियासी निज़ाम को चैलेंज करने वाला था। वो नाम था इमाम खमीनी। वक़्त के साथ साथ इमाम खमीनी की तकरीर और बयानात ईरान के मुख्तलिफ तबकात में तेज़ी से फैलने लगे। इनके ख्यालात को बहुत तवज्जो मिलने लगी। इनकी गुफ्तगू में ऐसा असर और जज्बाती ताकत थी जो लोगों के दिलों को छू लेती थी। और ये असर तब और भी गहरा हो गया जब इमाम खमीनी को गिरफ्तार करके इराक भेज दिया गया। लेकिन उनका पैगाम कैसेट रिकॉर्डिंग के जरिए फिर भी अवाम तक पहुंचता रहा। ईरानी अवाम पर इमाम खमीनी की बातों का इतना गहरा असर हुआ कि वो रजा शाह पहलवी की बजाय इमाम खमीनी को अपना लीडर मानने लगे। माशरे में एक वाज़िया तकसीम पैदा हो चुकी थी। एक तरफ रियासती निज़ाम था और दूसरी तरफ बढ़ती हुई अवामी तहरीक। लेकिन फिर भी बादशाह को हटाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उसके पास एक ताकतवर फौज थी और उस वक़्त के सुपर पावर अमेरिका की पूरी हमायत हासिल थी। लेकिन तभी रजा शाह पहलवी ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। अचानक एक दिन उसने ऐलान किया कि वो द ग्रेट पर्शियन एम्पायर को फिर से जिंदा करेगा और उसके लिए उसने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी दी, जिसमें दुनिया के बड़े बड़े लीडर और सेलिब्रिटी को बुलाया गया। इस पार्टी के लिए ईरान के सहरा में एक पूरा शहर तामीर किया गया। वीआईपी मेहमानों के लिए 600 लैमोजीन मंगवाई गई, सोने की प्लेटों में खाना खिलाया गया और उन सबको सामने खड़ा करके रजा शाह पहलवी उनके सामने अपने सोने के तख्त पर जा बैठा और खुद को एक अजीम सल्तनत के वारिस के तौर पर पेश किया। इस तकरीब के बाद ईरान में खामोश मगर एक गहरा एहसास जन्म लेने लगा। ईरान की अवाम ने सोचा कि हम खाने पीने वाली चीजों के लिए तरस रहे हैं और हमारा बादशाह अय्याशी की जिंदगी गुजार रहा है। अवामी गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता एक तहरीक में तब्दील होने लगा
اور یہیں سے آغاز ہوا ایرانی انقلاب کا۔ امام خمینی نے اس وقت کے سیاسی نظام پر سخت تنقید کرتے ہوئے اسے ایک ظالمانہ اور جابرانہ نظام قرار دیا اور کہا کہ رضا شاہ پہلوی اس وقت کا یزید ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ صورتحال یہاں تک پہنچ گئی کہ ملک میں احتجاج اور مظاہروں کی زبردست لہر شروع ہو گئی اور بالآخر دباؤ اتنا بڑا کہ بادشاہ کو ملک چھوڑ کے بھاگنا پڑا۔ اور پھر 14 سال کی جلاوطنی کے بعد امام خمینی ملک واپس پہنچے تو ان کا استقبال تاریخ کا ایک ناقابل یقین منظر تھا۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے موجود تھے اور جیسے ہی وہ ایران کی سرزمین پر واپس آئے ملک کے سیاسی ماحول میں ایک مکمل تبدیلی شروع ہو گئی۔ امام خمینی کے فالورز نے امریکن ایمبیسی کے سارے لوگوں کو گرفتار کر لیا اور امام خمینی نے امریکن صدر کا نام لے کر کہا کہ میں ان لوگوں کو تب تک رہا نہیں کروں گا جب تک تم رضا شاہ پہلوی کو ہمارے حوالے نہیں کرتے۔ رضا شاہ پہلوی تو پھر کبھی واپس نہیں آیا، لیکن یہ واقعہ ایران اور امریکہ کے تعلقات میں ایک فیصلہ کن موڑ ثابت ہوا۔ یہاں سے ایران اور امریکہ کی دشمنی کا آغاز ہوا۔ اس دوران ایران میں ایک نیا سیاسی نظام قائم ہوا جسے اسلامی نظام کے بعد تشکیل دیا گیا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت خطے میں ایک اور بڑی تبدیلی ہو رہی تھی۔ عراق میں بھی ایک طاقتور لیڈر ابھر کے سامنے آیا جس کا نام صدام حسین تھا، لیکن یہاں ایک مسئلہ تھا۔ باقی دنیا کے لیڈر امام خمینی سے ڈرنے لگے کیونکہ امام خمینی باقی مسلم دنیا کے عوام کو ان کے بادشاہوں کے خلاف بغاوت کے لیے اکساتے تھے۔ پھر وہی ہوا جس بات کا ڈر تھا۔ صدام حسین نے امریکہ کے کہنے پر باقی عرب ممالک کے ساتھ مل کر ایران پر حملہ کر دیا، لیکن صدام حسین امریکی مدد اور اتنی طاقت ہونے کے باوجود ایران کو ہرا نہیں سکا۔ آخر کار 1988 میں یہ جنگ ختم ہوئی، لیکن ایک تباہ شدہ خطہ اور ایک گہری سیاسی تقسیم چھوڑ گئی۔ اسی دوران ایک بڑا اور اہم واقعہ پیش آیا جس نے ایران کی سیاسی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ امام خمینی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کہا جاتا ہے امام خمینی کا جنازہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا۔ لاکھوں لوگ ان کے جنازے میں شامل ہوئے۔ اس کے بعد ایران کے سیاسی نظام میں قیادت کی منتقلی کا عمل شروع ہوا۔ امام خمینی کے منسٹر نے مل کے اپنے لیے ایک نیا لیڈر چنا جو امام خمینی کا شاگرد تھا جس کا نام تھا آیت اللہ خامنئی۔ عراق کے ساتھ جنگ کے بعد ایران کو ایک بات واضح ہو گئی کہ اب امریکہ اور اسرائیل ایران کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ ویڈیو کا پارٹ 2 دیکھنے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔